नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्षित IAS अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो आज हम क्रिया क्या होती है, क्रिया कैसे बनती है, क्रिया किसे कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्रिया का अर्थ समझते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब होता है करना। देखो, क्रिया मतलब करना, कोई काम को करना, उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन से हम इसको पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। देखो, जैसे वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में जो क्रिया का रूप है उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। यानी संस्कृत में जो क्रिया के शब्द होते हैं, क्रिया रूप का मतलब हो गया जो क्रिया के शब्द होते हैं, जिनको हम क्रिया के रूप में काम में लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। संस्कृत में भी ये लिख धातु है, ये कर धातु है, ये हंस धातु है। ठीक है, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? तो देखो, हिंदी में उन्हीं के साथ, उन्हीं मतलब उन्हीं धातुओं के साथ जो संस्कृत के अंदर धातु क्रिया के रूप में काम में ली जाती है, उन्हीं धातुओं के साथ, जैसे लिख धातु है तो उनके साथ ना लग जाता है। जैसे लिख से क्या बन गया? लिखना। हंस से क्या बन गया? हंसना। मतलब वे सभी धातुएं जो संस्कृत में धातु के रूप में काम में ली जाती है, उनको ऐसे क्रिया नहीं बोला जाता। जैसे हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं शब्दों को। तो वो जो धातु में काम में ली जाती है उसको इसमें हिंदी के अंदर ना लगा के उसको क्या बना दिया जाता है? क्रिया बना दी जाती है। तो समझ में आ गया? वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना, यानी किसी कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पाया जाता है, यानी हमें वो कार्य या तो पूर्ण मिलेगा या चल रहा होगा। कोई काम हो रहा है, उसका पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, क्रियापद कहते हैं। समझ में आ गया? भी उन्हीं शब्दों को क्रिया कहते हैं जिसमें किसी कार्य का होना या पाया जाना पता चलता है। ठीक है, उन्हें क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु बोलते हैं और हिंदी में क्रिया को ना प्रत्यय लगा करके उसको क्या बना दिया जाता है? शब्द बना दिया जाता है। क्रिया रूप उसको बोला जाता है। लिखना, हंसना, जो भी है, जितनी भी क्रिया हिंदी में काम में ली जाती है, तो हमें क्रिया की पहचान किस रूप में होगी? तो हमें क्रिया यदि है तो उसके अंत में ना लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, किसी भी धातु के अंत में ना लगा के हम क्या बना देंगे? उसे क्रिया, हिंदी क्रिया बना देंगे, हिंदी क्रिया रूप। ठीक है, उसके बाद में क्रिया के कितने प्रकार हैं? क्रिया को कितने भागों में किस रूप में बांटा गया? तो देखो, क्रिया को कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद हैं किए गए हैं। कर्म के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है, प्रयोग तथा संरचना तो एक ही हो गया। क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम कर्म के द्वारा समझेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो रूपों में बांटा गया है। देखो, कर्म के आधार पर क्रिया को मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। ठीक है, क्लियर है? कर्म के आधार पर हो गया दो। अब सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखो, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अ प्लस कर्मक। अ मतलब अलग है, कर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है। इसका एक्सप्लेन देखो, इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। तो वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, मतलब वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कौन सी हो गई? जिसके अंदर कर्म का प्रयोग नहीं होता, कर्म नहीं होता है उस वाक्य में, केवल कर्ता होता है, और जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर होता है? कर्ता पर होता है। यानी कि क्रिया का प्रभाव जहां जिस वाक्य में कर्ता पर पड़ता है उसमें क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। यदि कर्म होगा तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा। तो कर्म यदि वाक्य में है ही नहीं तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? सीधा किस पे पड़ेगा?
कर्ता पे पड़ेगा और कर्ता पर पड़ेगा तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? वो कहलाएगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की पहचान सीधी है, सिंपल भाषा में, जहां पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े और कर्म उसमें हो ही ना। अकर्मक का मतलब जहां पे कर्म का प्रयोग ना किया गया हो, प्रयुक्त नहीं हुआ, वहां पे कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे देखो, इसका उदाहरण से समझते हैं। कुत्ता भौंकता है। अब इसके अंदर कर्म नहीं है, क्या कर रहा है? क्रिया करता है। क्रिया कौन सी है? भौंकता है। कौन? कुत्ता। कुत्ता क्या है? कुत्ता है कर्ता, भौंकता है क्रिया, बस। कर्म तो है ही नहीं इसमें, तो ये कुत्ता भौंकता है कौन सी क्रिया हो गई? ये हो गई अकर्मक क्रिया। एग्जाम में सवाल भी इस तरीके से आता है कि इसमें अकर्मक क्रिया को छांटिए। जैसे उदाहरण दे दिया, कुत्ता भौंकता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें हमें पता होना चाहिए, इसके अंदर कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। और इसमें जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव सीधा किस पे? कुत्ते पे पड़ रहा है। भौंकता कौन है? कुत्ता भौंकता है, बस। तो ये क्या हो गया इसका? कर्ता और क्रिया। कर्ता प्लस क्रिया जहां पे कब काम में ली जाती है जिन वाक्यों में, वहां पे क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कविता हंसती है, इसमें कौन हंस रही है? कविता हंस रही है, बस। टीना सोती है, कर्ता है और क्रिया है, तो कर्ता और क्रिया कौन से वाक्य में आती है या कौन से क्रिया में आती है? तो अकर्मक में आती है। बच्चा रोता है, आदमी बैठा है, तो ये जो वाक्य है वो कौन सी क्रिया के होंगे? ये वाक्य होंगे अकर्मक क्रिया के। ठीक है, एक समझ में आ गया कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसके अंदर कर्म का प्रयोग नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर होता है। ठीक है, उसके बाद में कर्म के आधार पर दूसरा जो भेद है वो है सकर्मक क्रिया। स मतलब साथ में, स प्लस कर्मक मतलब साथ में, कर्म के साथ क्रिया का प्रयोग। देखो, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण से देखो, यानी कि जिस वाक्य के अंदर कर्ता के साथ साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है, उस क्रिया को सहकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें जो क्रिया होती है उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, न कि कर्ता पर पड़ता है। यदि अकर्मक क्रिया होगी तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, और यदि सहकर्मक क्रिया होगी तो उसके अंदर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ेगा, कर्ता स्वतंत्र होगा। ठीक है ना? तो जहां पे कर्म पे सीधा क्रिया का प्रभाव पड़े वहां पे कौन सी क्रिया होती है? तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है, और क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया की यही पहचान है। जैसे उदाहरण है, भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो देखो भूपेंद्र क्या पी रहा है? भूपेंद्र दूध पी रहा है। दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। भूपेंद्र कर्ता हो गया, दूध कर्म हो गया, पी रहा है क्या हो गई? क्रिया हो गई। नीतू खाना बना रही है, तो नीतू कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, बना रही है क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो यहाँ पे प्रभाव किस पे पड़ रहा है? देखो, दूध को पी रहा है, क्या पी रहा है? भूपेंद्र दूध को पी रहा है, तो यहाँ पे प्रभाव सीधा दूध पर पड़ रहा है, यानी कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ पे खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो यहाँ पे प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, नहीं कि नीतू पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया अपना उदाहरण से। अब देखो, सकर्मक क्रिया के दो उपभेद किए जाते हैं। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं? देखो, पहला है इसका भेद एक कर्मक क्रिया, यानी एक कर्मक का मतलब हो गया जिसमें एक कर्म का प्रयोग किया गया हो। जैसे जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्मक प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में केवल एक ही कर्म का प्रयोग किया गया हो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? वहां पे एक कर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है, दुष्यंत भोजन कर रहा है, तो इसमें दुष्यंत एक ही कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? वो भोजन कर रहा है, तो यहाँ पे कर्म क्या हो गया? भोजन हो गया। कर्ता कौन हो गया? दुष्यंत हो गया। ठीक है, क्रिया क्या हो गई? करना हो गई। ठीक है, कर रहा है। इसके बाद में द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? द्विकर्मक मतलब दो कर्म। जिस वाक्य में दो कर्म
प्रयोग में लिए जाते हैं या जिस वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है। तो जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हो तो उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखो, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे छात्रों को, कर्ता ने कर्म को, भूगोल क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल को पढ़ा रहे हैं। तो इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्या हो गई, क्रिया हो गई। क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पे कितने हैं, छात्रों ये भी कर्म है और भूगोल भी क्या है, कर्म है। तो ये क्या हो गई, द्विकर्मक, दो कर्म हो गए तो द्विकर्मक क्रिया हो गई, प्रयुक्त हुए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया। जिस वाक्य में एक कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे सकर्मक क्रिया का जो भेद है वो है एक कर्मक क्रिया कहेंगे, और जिस सकर्मक क्रिया के भेद में दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले। आगे है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। देखो, वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद किए गए हैं। हमने पहले किसके बारे में अध्ययन किया था, क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो हो गई अकर्मक क्रिया और दूसरी हो गई सकर्मक क्रिया। इनकी पहचान कैसे करेंगे, जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होगा, केवल कर्ता और क्रिया होगी, उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया जाएगा उसे सकर्मक क्रिया बोलेंगे। और सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अकर्मक क्रिया, जिसमें मतलब एक कर्म क्रिया जिसके अंदर एक ही कर्म का प्रयोग क्रिया के साथ होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है जिस वाक्य में, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और उसके बाद में आगे है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर वाक्य में कितने क्रिया के भेद किए गए हैं। देखो, ये है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ, जहां पे क्रिया केवल एक ही इस्तेमाल में ली जाती हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, इसमें महेंद्र एक ही क्रिया कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। और संतोष आई, संतोष एक ही क्रिया कर रही है, कौन सी, संतोष आई, आने की क्रिया कर रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, जिस किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, वहां पे कौन सी होगी, सामान्य क्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद में है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ ले रही है, जहां पे क्रियाओं का कार्य क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, उनका अर्थ अलग अलग समझा जा रहा है, उनके मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, उदाहरण से समझो, जया ने खाना बना लिया। यहाँ पे जया ने खाना बना लिया, खाने को बनाने का काम किया है। यहाँ पे क्रिया क्या है, बनाना, खाने को बना लिया। यानी जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें देखो, खाना है और बना लिया, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बनाने का काम करिए। हेमराज ने खाना खा लिया, ये खाना ही है, और खाने को क्या कर लिया, खा लिया। तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ दे रही है। एक जगह तो खाने को बनाया जा रहा है, दूसरी जगह उसको खा लिया। अलग अलग क्रिया होगी और इसके रूप भी, अर्थ भी क्या हो गए, अलग अलग लिए जा रहे हैं, एक ही अर्थ नहीं लिया जा रहा है। ठीक है ना, खाने का दो जगह अलग अलग प्रयोग हुआ है, पहला तो बनाने में और दूसरा खाने में, अलग अलग अर्थ हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे है प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणार्थ का मतलब हो गया प्रेरित करना, प्रेरित करके प्रेरणा लेना। जैसे देखो, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब प्रेरणा देता है, खुद से, खुद नहीं करता है, दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश करता है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थ क्रिया होती है। उन क्रियाओं को प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है,
क्या है, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। यहाँ पे दुष्यंत स्वयं करता है लेकिन यह खुद नहीं कर रहा है, ये दूसरे हेमंत से पत्र लिखवा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, प्रेरित करके कर रहा है। ऐसे तो वो पत्र कोई नहीं लिखता, तो पहले उसको प्रेरणा देगा कि पत्र लिखने से ये होता है वो होता है, पहले उसे प्रेरित करेगा, फिर वो उस काम को करने के लिए क्या होगा, तैयार होगा, फिर वो लिखाएगा। ठीक है ना, प्रेरित होगा तभी वो तैयार होगा काम करने के लिए। आगे देखो, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। कविता समय क्या है, करता है, ये खुद कोई काम नहीं करी है, ये सविता से पत्र पढ़वाती है। इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद में है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जहां या जब यानी जब कोई वाक्य के अंदर दो क्रियाएं एक साथ हो, ठीक है, जिसमें से पहली क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, यानी दो क्रियाएं एक साथ है लेकिन पहली जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया से पहले ही संपन्न हो जाती है, यानी अपना कार्य कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद में दूसरी जो क्रिया है वो शुरू होती है। तो वहां पे जो पहली क्रिया पहले ही कंप्लीट हो गई है उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण से देखो, धर्मेंद्र पढ़कर देखो, धर्मेंद्र पत्र या फिर धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यानी धर्मेंद्र ने क्या किया, पढ़कर सो गया। ये दो क्रिया है, पढ़कर सो गया, ठीक है, सोने का काम कर गया। तो ये जो पढ़कर क्रिया, देखो यहां सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पढ़कर सो गया मतलब पहले काम कौन सा कंप्लीट किया, उसने पढ़ाई का काम किया, पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद में वो सोया है। ठीक है ना, सोने के बाद में नहीं पढ़ा, यानी सोने से पहले उसने पढ़ दिया, पहले वाला काम कंप्लीट करके उसने दूसरा काम शुरू किया, सोने का काम किया है। तो वो जो पहले कंप्लीट हो गया उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया को कौन सी होगी, जो पहले होगी। ठीक है, इसमें दो क्रिया हो रही है ना, पढ़कर और गया। इसके बाद में किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। अब पूर्वकालिक क्रिया किससे बनती है, इसकी पहचान किस तरीके से करेंगे कि इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो इसकी पहचान के लिए कर शब्द का प्रयोग होगा। या तो कर शब्द मिलेगा या फिर करके मिलेगा, यानी उसने ये काम करके दूसरा काम किया, ठीक है, या फिर कर शब्द तो पक्का ही मिलेगा। जैसे इसमें पढ़कर आ गया ना, उसने पढ़कर सो गया, ठीक है, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया की मूल धातु के साथ में क्या लग जाता है, कर और करके, ये दो शब्द लगने से कौन सी क्रिया बन जाती है, पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद में आगे है नाम धातु क्रिया। नाम का मतलब किसी धातु जिसमें किसी नाम का प्रयोग किया गया है, वे क्रियापद जो संज्ञा में नाम होता है, सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियापद बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखो, रंग है, रंग क्या है, संज्ञा है, तो रंग ना लगा दिया इसके अंदर, तो ये क्या बन गया, ये क्रिया बन गया। ठीक है, क्रियापद बन गया। लज्जा, ये भी संज्ञा है। अपनाना, अपना क्या है, सर्वनाम है। गरमाना, चमकाना, चमकाना क्या है, विशेषण है। गुदगुदाना क्या है, ये भी एक विशेषता ही है। तो ये क्या हो गई, देखो जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनते हैं, यानी विशेषण से क्या बनते हैं, उनके क्रियापद बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है, जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जो मिलकर बन जाते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसके बाद में है करदंत क्रिया। करदंत क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें करदंत क्रिया का पद कहते हैं। करदंत क्रियापद किसे कहते हैं, जिन धातु पदों के अंदर क्या लगती है, प्रत्यय लगते हैं, यानी जिन क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर जो क्रियापद बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, करदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चल से चलना, इसमें क्या हो गया, चल के साथ क्या लग गया, ना प्रत्यय लग गया। प्रत्यय कहाँ लगते हैं,
शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगते हैं, प्रारंभ में जो लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। तो इसके अंदर शुरू में ना नहीं लगा है, इसमें अंत में लगा है। चल प्लस ना क्या बन गया, चलना, ठीक है ना। उसके बाद में देखो चल प्लस ता लगा के इसको चलता बना दिया, चल प्लस कर बना के इसको क्या कर दिया, चलकर बना दिया। तो चल से देखो ना ता और कर प्रत्यय लगा के इसकी 3 क्रियाएं बना दी, 3 धातु रूप बना दिए। लिख से लिखना, लिखता और लिख कर, ये क्या हो गई, करदंत क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, करदंत क्रिया हो गई। इसके बाद में सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया किसे कहते हैं, सहजातीय मतलब एक ही जाति की हो, एक समान हो। वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है। ये देखो इसमें धातु एक ही होगा, संस्कृत में इसे धातु कहते हैं, हिंदी में उनको क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, ठीक है ना। तो वे क्रियाएं जहां पे कर्म और क्रिया के लिए एक ही धातु मतलब एक ही क्रिया या शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे क्या कहते हैं, सहजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखो, भारत ने लड़ाई लड़ी, यहाँ पे क्रिया क्या है, लड़ाई है, लड़ी, लड़ी क्रिया हो गई, लड़ाई, लड़ाई क्या है, क्या लड़ी, लड़ाई मतलब कर्म भी लड़ाई धातु का है और क्रिया भी लड़ाई धातु की है, ठीक है ना। इसमें दोनों धातु और धातु मतलब एक ही धातु से क्रिया और कर्म दोनों बन रहे हैं। यानी जहां पे क्रिया और कर्म की धातु केवल एक ही हो, वहां पे कौन सी क्रिया होगी, सहजातीय क्रिया होगी, ठीक है ना। एक समान होते हैं दोनों की धातुएं। इसके बाद में है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, सहायक का मतलब सहायता करना, हेल्प करना, ठीक है ना। अब देखो किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। मूल जो धातु होती है या मूल क्रिया उस वाक्य की होती है, उसको थोड़ी सी हेल्प देना। देखो जैसे उदाहरण देखो, अरविंद पढ़ता है, अरविंद क्या करा है, पढ़ता है। बानू ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। उक्त वाक्यों में है तथा दी है सहायक क्रियाएं हैं। देखो अरविंद पढ़ता है, यहाँ पे है लगा दिया यानी पढ़ता है, ये इसकी क्या हो गई है, सहायक क्रिया हो गई। बानू ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, रखना भी क्रिया है, दी है, ये क्या हो गई, इसकी सहायक क्रिया हो गई। यानी बानू ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है, तो ये क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, मूल क्रिया क्या हो गई, यहाँ पे रखना है और यहाँ पे पढ़ना है। तो इनकी हेल्प करने के लिए, वाक्य को कंप्लीट बनाने के लिए, जो सहायता के लिए जो क्रियाएं प्रयोग में लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सहायक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में है काल के अनुसार। हमने पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जाने, उसके बाद में प्रयोग तथा संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं उनका अध्ययन कर लिया। अब आगे हैं काल के अनुसार, यानी काल के अनुसार क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, देखते हैं। काल के अनुसार, जिस काल में कोई क्रिया होती है, काल क्या होता है, काल होता है समय। काल किसे कहते हैं, समय को, कि कौन सा समय है। जैसे समय 3 होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है ना। जो बीत गया उसे भूतकाल बोलेंगे, यानी बीते हुए समय को किस नाम से संबोधित करेंगे, भूतकाल से। और जो चल रहा है उसको वर्तमान काल बोलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में जो आने वाला है उसको भविष्य काल बोलेंगे, यानी ये हमारा भविष्य है। तो भविष्य के बारे में यदि कोई जानकारी या कोई वाक्य होगा तो उसको भविष्य काल कहेंगे। और यदि वर्तमान में चल रहा है कोई कार्य तो उसको क्या बोलेंगे, वर्तमान काल बोलेंगे। और यदि जो हो गया है कार्य उसको क्या बोलेंगे, भूतकाल बोलेंगे। तो अब देखो काल का मतलब हमें पता है, काल क्या होता है, समय होता है, बीता हुआ, जो चल रहा है और जो होने वाला है, ठीक है। 3 प्रकार का समय हो गया। उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है। काल के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। और कर्म के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अब काल के अनुसार क्रिया के कितने भेद है, देखो जैसे समय हो गए, समय कितने हैं, 3 है, तो क्रिया भी कितनी होगी, 3 ही होगी। देखो भूतकालिक, भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं, अभी मैंने इतनी देर बताया था, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, यानी कार्य कंप्लीट हो गया है। जिस वाक्य में हम ऐसी बात करते हैं कि जो कार्य कंप्लीट हो चुका है, ना तो वर्तमान में चल रहा है ना ही भविष्य में होने की संभावना है, उस वाक्य के अंदर क्या होगा, भूतकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो सरोज गई, सरोज गई मतलब चली गई,
ये कार्य हो चुका है, स्रोत जा चुकी है, ठीक है। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था क्या होगी, था इसकी पहचान होगी, ये क्या है, भूतकाल का है। वो पुस्तक पढ़ रहा था, पहले की बात बता रहा है, अब की नहीं है। ना ही तो वो पढ़ रहा है और ना ही वो पढ़ेगा, ठीक है ना तो भविष्य काल है ना वर्तमान काल। इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, इसमें भूतकाल हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्रिया है गई, ये भी भूतकाल के अंदर ही भूतकालिक क्रिया होगी, ठीक है। अब ये देखो पढ़ रहा था, तो इसके अंदर ये जो क्रिया होगी वो पढ़ना, पढ़ के रूप में प्रयोग में ली गई है, यानी भूतकालिक क्रिया है, ठीक है। अब वर्तमान कालिक क्रिया कैसी होती है, देखो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, कार्य संपन्न हो रहा है, चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे देखो कमला गाना गाती है, गाना गा रही है, गाती है मतलब अभी तक गा ही रही है, वो चल रहा है उसका गाना। विमला खाना बना रही है, अभी तक बना रही है, उसने ना तो कंप्लीट किया है खाना बनाना, उसने छोड़ा है, और ना ही वो ये कह रही है कि मैं बाद में बनाऊंगी, यानी वो बना ही रही है, काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे। यहाँ पे ये देखो गाती है और यहाँ पे बना रही है, ये कौन सी क्रिया हो गई, ये वर्तमान कालिक क्रिया होगी। इसके बाद में देखो भविष्य कालिक क्रिया कौन सी होती है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। आने वाले समय में वो कार्य कंप्लीट होगा, पहले मतलब संभावना व्यक्त की जाती है कि ये कार्य हम उस टाइम पे करेंगे, वो पूरा होगा या नहीं होगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना पहले क्या की जाती है, बनाई जाती है, ठीक है ना। पहले ही उसकी योजना बना ली जाती है कि ये कार्य हम उस समय करेंगे। देखो उदाहरण से और देख लो, नीलम कल जोधपुर जाएगी, ये आगे के बारे में बात कर रहा है। नीलम कल जोधपुर जाएगी, जाएगी ये कौन सी क्रिया हो गई, ये भविष्य कालिक क्रिया हो गई, क्योंकि वो कल जाएगी, आने वाले समय में जाएगी, संभावना है, योजना बनाई हुई है, ठीक है ना। तो जिस कार्य में किसी काम के होने की संभावना व्यक्त की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको भूतकालिक क्रिया कहते हैं। तो देखो अशोक पत्र लिखेगा, लिखेगा लिखा नहीं है, ना ही उसने लिखकर छोड़ दिया है। यदि वो लिख देता तो वो क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। यदि वो लिख रहा है तो वो क्या है, जारी है, वर्तमान काल चल रहा है। लेकिन लिखेगा, लिखेगा कौन सी क्रिया है, लिखेगा भविष्य कालिक क्रिया है, संभावना है, इसके अंदर योजना बनाई गई है। तो ये हमने आजकल के अनुसार 3 भाग होते हैं, क्रम के अनुसार 2 भाग होते हैं, और संरचना और प्रयोग के आधार पर 8 भाग होते हैं। क्रिया के बारे में हमने पूरा कंप्लीटली संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।